हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद। जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। और जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है ना। कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो वो कितनी दूर खड़ा है। मैं इधर बना देता हूँ फिगर इसका। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉयज है। तो हमने इधर पे कर दिया ये कितना 1.5 मीटर। ठीक है। अब उसके आगे पढ़ते हैं। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की 30 मीटर है। तो ये हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग की हाइट कितनी कर दी 30 मीटर कर दी, और यहाँ पे कितना कर दिया 1.5 मीटर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसकी आइज से बिल्डिंग की टॉप इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। देखिए इसकी आंख से बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना इंक्रीज होता है 30 से 60 में इंक्रीज होता है 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है वो 30 से 60 हो जाता है एंगल। याद रखिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना था पहले एंगल पहले कितना था 30 डिग्री था। ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ा तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो भी ये टावर होगा, ये बिल्डिंग होगी जो भी है, उसके पास वाला जो एंगल होगा हमेशा बड़ा होगा। जैसे और आगे बढ़ेंगे तो एंगल और बड़ा होगा। तो इसमें कभी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपको ये वाला 30 होगा ये 60 होगा। हमेशा पास वाला 60 होता है, मतलब पास वाला बड़ा एंगल होता है। ये अपना डाउट क्लियर रखिएगा। जो भी जितने एंगल पास जाते जाएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 30 है, अगर इससे पीछे कोई एंगल बनाएंगे तो वो इससे छोटा होगा, 30 से भी छोटा होगा। तो ये डाउट क्लियर रखिएगा। जितना टावर के पास जाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कभी आपको 30-60 दे दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 60 होगा यहाँ 30 होगा। हमेशा दूर वाला एंगल छोटा होगा और पास वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग मिला देते हैं। इसको हमने मिला दिया। ठीक है ना। ये हमारा फिगर बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जितना वो चला उतनी डिस्टेंस फाइंड करना। देखिए बिल्डिंग ये बी से ए बी सी इसको देते हैं, डी इसको कर देते हैं, डी इसको ई और इसको एफ, क्योंकि इस पॉइंट को हमने नाम नहीं दिया था इसलिए हमने इसको नाम दे दिया। तो देखिए बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला, वही डिस्टेंस निकालना हमको। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जितना चला है वो हमको फाइंड करना है। तो बिल्डिंग की तरफ इतना ही तो चला, तो उसको हमने मान लिया कितना चला है बिल्डिंग की तरफ x मीटर। कितना चला बिल्डिंग की तरफ x। ठीक है। अब देखिए ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो 1.5 मीटर ये भी होगा। देखिए जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, यानी कि इतना 1.5 मीटर हो गया। तो ये कितना बचा, पूरा 30 था, 30 में 1.5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 28.5। तो इसको इतना कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा दूर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 28.5। इतनी डिस्टेंस होगी, इतनी डिस्टेंस ये कितनी होगी 28.5। ठीक है। चलिए अब देखिए सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। पहले किसी भी एंगल ट्रायंगल लगा लीजिए, ए सी डी में लगा लीजिए या फिर ए बी सी में लगा लीजिए, जिसमें आप चाहें उसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग किसमें लगा लेंगे, ए सी डी में लगा लेते हैं। तो देखिए इसको x माना है, इसको हम लोग y मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं y। इसको इतनी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं y। ये इतनी डिस्टेंस कितनी है y है। आप सॉल्व करिए। चलिए देखेंगे इन ट्राइंगल, पहले छोटे वाले ट्राइंगल लगा लीजिए। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। उससे पहले लिख लीजिए ये डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी है लिख लेंगे। लेट पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। इसको मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस
ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग bx टुवर्ड्स द बिल्डिंग bx मीटर। कितनी हो जाएगी? bx मीटर। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखिए ये इधर बिल्डिंग की तरफ कितनी हो गई? x मीटर हो गई, और इसको हमने कितना माना है? एंड द डिस्टेंस फ्रॉम C to D इज y मीटर। मान लिया इसको हमने x माना, इसको y मान लिया, ठीक है ना, ये दिखा दिया। लेकिन हमको निकालना क्या है? सिर्फ x निकालना है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, देखिए जो डिस्टेंस इसमें फाइंड करना हो वो मत फाइंड करिए, दूसरी वाली फाइंड करिए। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, ये कैसे हो सकता है? तो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें हमको x फाइंड करना है ना, तो जो हम पहले रिएक्शन में लगाएंगे उससे y फाइंड करेंगे, और दूसरे वाले भी ट्रायंगल लगाएंगे उससे भी y फाइंड करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो y हट जाएगा, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जिसकी भी वैल्यू फाइंड करना है, x और y में किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको? सिर्फ x की फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आया? क्लियर रही? अभी समझ में आ जाएगा सब आपको। अगर मैंने आपसे बोल दिया जिस क्वेश्चन में जिसकी इन दोनों में से किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y में से, क्वेश्चन ने पूछ रहा है x की वैल्यू, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? दोनों रिएक्शन में इक्वेशन में y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए याद रखिए, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी मत निकालिए, उसकी अपोजिट वाली निकालिए, फिर इक्वेशन में सॉल्व करिए, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? अब देखिए, तो इसमें देखिए इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया, इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था इस वाली और इस वाली साइड में क्या लगता है? tan। तो लगा दीजिए tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन B होता है। तो P कितना है? 28.5 है, रख दीजिए 28.5 अपॉन B कितना है? Y है। tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन Y। अब y की वैल्यू निकालना, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे और √3 को नीचे ले आएंगे, तो क्या होगा? y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। मैंने आपको बताया था √3 अगर आपको डिनोमिनेटर में आते तो क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं, ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा ऊपर। ये तो अभी इसको इधर ही पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझको उधर आगे जरूरत पड़ेगी, तो अभी इधर नहीं कर रहे हैं हम लोग। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। y की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए मैंने बताया था ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसकी मत करिए। यहाँ से y की निकाल ली, अब इस वाले इक्वेशन से भी y की निकालेंगे हम। ठीक है ना, देखिए y की वैल्यू निकाल ली, इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, अब इसमें भी क्या करेंगे? इस x की हमको फाइंड करना है, तो हम x की नहीं निकालेंगे, y की इधर से भी नहीं, दूसरे इक्वेशन में। लेकिन देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल किसमें? आप पूरा ट्राइंगल, अभी ये वाला ट्राइंगल लिया था ACD, अभी कौन सा लिया था? ACD लिया था। अब कौन सा ले लेंगे? पूरा ABD, पूरा ट्राइंगल ABD लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD में लगा दीजिए, वही लगेगा, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो क्या हो जाएगा? tan लगेगा। tan 30 इज इक्वल टू क्या लगेगा? परपेंडिकुलर, यानी कि 28.5 अपॉन बेस कितना होगा? x प्लस वाई। ये देखिए पूरा बेस कितना है? इतना x है, इतना y है, तो पूरा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई को इधर ले आएंगे और उसको इधर ले आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है? हमने बताया था आपको किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? हमने बताया जिसकी वैल्यू निकालना हो, क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, यहाँ से x की मत निकालो, यहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की निकालेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस वाई, तो सॉरी माइनस x को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस x। इक्वेशन सेकंड हो गया ये। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी y की निकाल दी, दोनों में y की वैल्यू है ना, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 है, वहाँ पे कितना है? 28.5 √3 माइनस x है। ठीक है ना, दोनों को अब इक्वल कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन से वैल्यू कितनी आई थी, दोनों को इक्वल कर दीजिए। पहले में भी y की वैल्यू, पहले से भी y की वैल्यू निकल रही थी, दूसरे से y की, दोनों को इक्वल कर दीजिए। पहले कितने 28.5 है, यहाँ रख दिए 28.5 अपॉन रूट 3। देखिए यहाँ से y की वैल्यू रख दी, वहां से भी y की वैल्यू रख दीजिए। इक्वल में क्या कर दीजिए 28.5 रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x को सिंगल करेंगे हम लोग, x को सिंगल करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का x। ठीक है। अब x को हमको x की वैल्यू, x को ये करना है तो x को इस तरफ ले आएंगे और उसको सबको उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमको जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है ना। मैंने इसके आगे इरेज कर दिया, अब इसके आगे से बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे कितना 28.5 अपॉन रूट 3, 28.5 रूट 3 अपॉन 1, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा रूट 3। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं रूट 3 एलसीएम आया। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 28.5, तो यहाँ पे आ गया 28.5 माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। 1 से इस रूट 3 में डिवाइड करें तो रूट 3 आएगा, और रूट 3 का मल्टीप्लाई जब रूट 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 28.5 पहले से था, 28.5 पहले से था इंटू 3 हो जाएगा, रूट 3 मिलकर 3 हो गया। ठीक है ना। इक्वल टू में कितना है माइनस एक्स है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 28.5 दोनों में ना कॉमन ले लीजिए, तो 28.5 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 3। ठीक है। अपॉन में रूट 3 है इज इक्वल टू माइनस का एक्स है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.5 और इसमें माइनस करेंगे तो कितना माइनस का 2 आएगा और अपॉन में रूट 3 आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का एक्स। ठीक है। अब देखिए इसका -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो 2 1 हाँ ठीक है माइनस का 57 आएगा। तो मल्टीप्लाई 28.5 है, 2 टाइम्स करेंगे तो 57 आ जाएगा, तो माइनस का 57 आएगा अपॉन में कितना आएगा रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का एक्स। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए सीधा कर लेंगे डिसिम्प्लाइज करके, डिसिम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो गया 57 अपॉन रूट 3, 57 अपॉन रूट 3। मैंने आप लोग को बताया अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हमको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा ना रूट को। तो क्या रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। और अपॉन में कितना आएगा रूट 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए 3 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और रूट 3, ये आपका मीटर, ये मीटर, तो कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 19 रूट 3 मीटर। कहाँ टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला 19 रूट 3 मीटर चला। ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। चलिए तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है। क्या कह रहा है एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए यहां से यहां तक की ये बिल्डिंग है। थोड़ा सा और इस तरफ बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा और इस तरफ बना लेता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचती है। यहां पे बना लेते हैं, इतनी बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, मान लीजिए एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है यहाँ पे, ये मान लीजिए टावर है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है तो एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग की हाइट कितनी 20 मीटर है, 20 मीटर हाइट की जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है। हाई बिल्डिंग 845 एंड 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है देखिए फिर से पढ़िएगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड से किसी एक पॉइंट है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, उसमें एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है,
टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप का, किसका किसका, बॉटम और टॉप का, यहाँ क्या कह रहा है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री। देखिए बॉटम और टॉप का, बॉटम और टॉप का जो एंगल है कितना बन रहा है, देखिए यहां से मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां पॉइंट है, तो इसके जो बॉटम से जो टावर लगा है, जो टावर है उसके बॉटम से कितना है एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप का, टॉप पे कितना बन रहा है पूरा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इसमें भी बहुत से बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा। याद रखिएगा हमेशा जो जितना ऊपर बड़ा वाला एंगल होगा, ऐसे जो ऊपर है ना, जैसे ज्यादा जितनी पास करते जाएंगे उतना कम छोटा वाला बनेगा, तो ये वाला कितना बनेगा, कम वाला बनेगा, यानी 45 ये बनेगा 45, ये बनेगा 60, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बॉटम से 45 और टॉप से 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, बॉटम से 45 टॉप से 60 का एंगल बन रहा है, तो हमने बना दी, देखिए बॉटम से कितना, ये बॉटम से लाइन लाया 45 को बना दिया और टॉप से 60 का बना दिया। अब इसको मान लेते हैं ये कितनी हाइट है, ये हमको और क्या फाइंड क्या करना आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट फाइंड करना है, इसको हमने h मान लिया, टावर की हाइट क्या मान ली हमने h। ठीक है, चलिए अब इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x, इसको कितनी मान ली x, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे दीजिए a b c और d। ठीक है, ए बी सी डी इसको नाम दे दिया। अब देखिए इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे h माना और ये x माना है, तो लिखना पड़ेगा। लिख दीजिए, सोल्यूशन करिए, यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, हमने मान ली टावर की हाइट h मीटर है, एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस d टू c कितनी है x मीटर। इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हमने मान ली क्योंकि हम लोग सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो हमको फाइंड क्या करना, हमने बताया जब भी कभी दो वेरिएबल आ जाए, मैंने आपको बताया जब भी कभी दो वेरिएबल है, यानी कि एक x वेरिएबल है, यहाँ पे एक h वेरिएबल है, तो उसमें से एक की वैल्यू फाइंड करना है हमको। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी h की वैल्यू फाइंड करना है, h की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। दोनों ही इक्वेशन में x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों से x की इक्वल कर देंगे, तो अपने आप हमको h की वैल्यू, h आंसर हमको मिल जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस वाले में लगा के x की निकाल लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ये मैं हर क्वेश्चन में ऐसा ही करूंगा, जिसमें भी दो वेरिएबल होंगे और एक की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो जिसकी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसको नहीं निकालेंगे, पहले उसकी दूसरी वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दोनों इक्वेशन से, फिर दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, फिर समझिएगा कैसे क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी लिख दीजिए, इन ट्राइंगल बी डी सी। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगाते हैं 10, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, लगा दिए 10 45 इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B, तो P कितना है 20, B कितना है x। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल टू कितना होगा 20 अपॉन x। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को किधर भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 20, ये x की वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम चाहते तो डायरेक्ट इधर वैल्यू निकाल के रख देते हैं, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, हम लोग एक तरीका बना लेते हैं, हर क्वेश्चन में वही तरीका लगाएंगे। तो इसको जो भी वैल्यू निकले उसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना, ठीक है ना। आगे करते हैं, आप किसमें पूरे ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी में पूरे में तो क्या लगाएंगे 10 60, क्योंकि पूरे का एंगल कितना है, ये पूरे का एंगल 60 है, तो 10 60 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड कितनी है h प्लस 20, पूरी कितनी है ये पूरी कितनी है h, इतनी h है उतनी 20 है, तो h पूरी कितनी हो जाएगी h प्लस 20 हो जाएगी। लिख देंगे h प्लस 20 अपॉन बेस कितना x। कोई डाउट है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 20 अपॉन x। मैंने आपको बताया x की, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसकी पहले मत निकालिए, दोनों ही इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, इसमें x की निकाली, इससे भी x की निकालिए और दोनों के इक्वल कर दिए आंसर।
तो x निकालेंगे, इसको इधर इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस 20 अपॉन रूट 3 नीचे आ जाएगा, x इधर आएगा रूट 3 नीचे आएगा, तो ये आ गया। ये इक्वेशन सेकंड कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब मैंने बताया, देखिए हमने दोनों से x की वैल्यू निकाल ली, इससे भी x की, इससे भी x की। अब लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हर क्वेश्चन में यही करेंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चनों में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से x की वैल्यू 20 है तो यहाँ लिख दो, यहाँ से कितनी है, यहाँ पे h प्लस 20 अपॉन रूट 3, तो लिख दीजिए पहले h प्लस 20 अपॉन रूट 3, और यहाँ पे कितनी है 20 है तो इक्वल टू 20 कर दिए। भाई यहाँ पे भी x की वैल्यू वही है, यहाँ पे भी ये भी x की वैल्यू, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ से इसकी RHS ले लिया और इसका भी RHS ले लिया, देखिए इसकी वैल्यू ये रख दी और इसकी ये रख दी, x हट गया, ठीक है ना। बस यही करना है सब में। तो अब देखिए रूट 3 को वहाँ रूट 3 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, वहाँ पे 20 रूट 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो h प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा, 20 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए h की वैल्यू हमको अपने आप मिल जाएगी। देखिए h की वैल्यू फाइंड करना है तो 20 उधर भेज दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो गया 20 रूट 3 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 20 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रूट 3 बचेगा, रूट 3 माइनस 1 बचेगा, तो h इक्वल टू 20 और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये आपको याद रखना पड़ेगी। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है ना। और रूट इसी तरह माइनस कर देंगे आप, तो h इक्वल टू 20 को ऐसे रखा, 1.732 में 1 माइनस करेंगे तो 0.732 बचेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14, हाँ देखिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.64, ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.464 आएगा, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हाँ तो देखिए ये आ गया, तो 14.64 आ गया मीटर। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, इसकी हाइट है। समझ में आ गया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस एक चीज याद रखिए, जैसे दो वेरिएबल हैं, इसमें x था, एक h था, एक x था। अब लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाइट फाइंड करना है, यानी h फाइंड करना था, तो आप h मत निकालिए, दूसरा वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। देखो तो हमने क्या किया, इसमें h नहीं निकाला, पहले इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाली हमने, दूसरे इक्वेशन से भी देखिए x की वैल्यू निकाली, x की निकाली, फिर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की वैल्यू यहाँ इसकी वैल्यू रख दी और इक्वल करके इसकी वैल्यू रख दी, 20 रख दी, फिर आप सॉल्व कर दिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों में हम, जहाँ दो वेरिएबल होंगे वहाँ से जो पूछ रहा होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी दूसरे वैल्यू की निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और अगर इसमें क्या होता कि अगर दोनों वैल्यू पूछ रहा होता है, h की भी वैल्यू पूछ रहा होता और x की भी वैल्यू पूछ रहा होता, तो फिर किसी एक की निकाल लो आप। फिर क्या करेंगे, किसी भी एक की निकाल लो, या तो h की दोनों से निकाल लेते या फिर x की निकाल लेते। उस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं एवरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि स्टैचू है, एक पेडेस्टल है, मान लो किसी पेडेस्टल पे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना है, उस पर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, ये स्टैचू मान लो खड़ा है, ठीक है, इतना स्टैचू खड़ा है। कितने स्टैचू का हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ये कर दिया हमने 1.6 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एंगल कितना है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है, ये हमने बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये कोई ग्राउंड में एक पॉइंट हो गया। आगे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, नीचे से एलिवेशन एंगल कहाँ से बनता है, नीचे से ऊपर। तो देखिए एलिवेशन एंगल के टॉप से, टॉप का एंगल कितना है, ग्राउंड के पॉइंट से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, तो ये हमने कर दिया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड फ्रॉम दैट सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये है ना, पेडेस्टल का टॉप ये हुआ, ये पेडेस्टल का टॉप है, ये स्टैचू का टॉप है, तो पेडेस्टल के टॉप से कितने का बना रहा है 45 का बना रहा है, तो बना दीजिए, ये करा, ये कितने का एंगल बना दिया, ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री,
ये वाला एंगल यहाँ से इसका कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है, इसको हमने मान लिया h, कितनी मान ली h, ठीक है, और इसको मान ली x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले मैंने बताया पहले छोटे वाले ट्रायंगल लगाएंगे, फिर नाम दे दीजिए A B C D। ठीक है, तो पहले किस में लगा देंगे B C D में। तो उससे पहले हमने h माना है और x माना है, h और x माना है, तो इसको मान लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h मीटर। हमने मान लिया पेडेस्टल की हाइट h मीटर है, एंड डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, इसको x मान लिया, एंड डिस्टेंस DC इक्वल टू कितनी मान ली, x मीटर। DC को x मान ली क्योंकि हमने यहाँ पे x मान लिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया आपको पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगा देंगे, तो लगा दीजिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ये छोटे वाले में BCD क्या लगाएंगे, tan 45। मैंने बताया परपेंडिकुलर और बेस में जब भी कभी हमको रिलेशन लगाना पड़ता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं, लगा दीजिए। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन x, यहां से h अपॉन x। ठीक है, अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू h अपॉन x को यहां भेज देंगे। मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू फाइंड करना हो उसकी मत निकालिए, पहले उसकी दूसरी वैल्यू निकालिए। तो कि इसमें h और x में से क्या फाइंड करना था, h फाइंड करना था ना, तो हम दोनों इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू फाइंड करना हो तो वो पहले मत निकालिए, दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिए, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, अपने आप h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, h में हमको इसकी फाइंड करना है तो उसकी नहीं निकालेंगे, x की निकालेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए इसको, देखिए हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आई, h आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब पूरे ट्रायंगल में लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ लाइन खींच देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें, ADC में क्या लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 1.6 प्लस h है ना, तो क्या कर देंगे 1.6 प्लस h अपॉन बेस क्या है, x है, x। यहां से भी वैल्यू किसकी निकालेंगे, h की। तो पहले tan 60 की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। ठीक है, देखिए अब हम x को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और उस √3 को नीचे भेज देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h अपॉन √3, क्योंकि x इधर आ गया, √3 नीचे चला गया। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकंड। देखिए दोनों से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, इधर से भी x की वैल्यू निकाली, उधर से भी x की वैल्यू निकाली। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फिर इधर से h रख देंगे, वहां से वो वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया दोनों पहले से दोनों से क्या निकालता, इससे भी x निकाली, इससे भी x निकाली। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस। अब यहां से x की वैल्यू क्या थी, h थी, यहां पे h रख लीजिए, इज इक्वल टू यहां पे क्या था 1.6 प्लस h अपॉन √3 था, तो वो रख लीजिए बस। यहां से भी x की वैल्यू रख ली, यहां से भी x की वैल्यू रख ली, दोनों को इक्वल कर दिया। समझ में आया, बस हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, एक कॉन्सेप्ट बना के चलिए, बाकी दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। मैं चाहता तो थोड़ा सा इसको पहले भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता था, लेकिन आप उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना के चल रहे हैं, बस उसी पे सब सवाल सॉल्व कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन है सब उसी पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट से। तो √3 को देखिए, √3 डिवाइड में इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। इसको इस तरह भेज दिया, √3 को ऊपर भेजे तो h√3 हो गया, h से मल्टीप्लाई हो गया, h√3 हो गया। यहाँ क्या बचा 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h बचा। देखिए अब आगे, अब देखिए
एच को, ये जो एच है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा एच रूट 3 माइनस एच इज इक्वल टू कितना बचेगा 1.6 बचेगा। अब देखिए यहाँ से एच कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, जब एच कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से रूट 3 बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा 1.6। अब देखिए एच माइनस रूट 3 को नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू, यहाँ से कर दिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मैंने आपको बताया कभी भी रूट में डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा रूट 3 माइनस 1 है ना, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस से डिवाइड, साइन इंटरचेंज कर देते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस से करते हैं, प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है तो प्लस वाले से कर देंगे, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड, ठीक है। याद रखिएगा रेशनलाइजेशन करने में जो अगर माइनस होता है तो प्लस वाले से करते हैं और प्लस होता है तो माइनस वाले से करते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस था तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 डिवाइड कर दिया। अब एक ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा एच इक्वल टू 1.6 और ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया। नीचे क्या होगा देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था a माइनस बी और a प्लस बी, पहले मैं आपको इसी फॉर्मूला पा सकता हूँ कि क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया आप लोग को। चलिए तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जब एक बार माइनस में एक बार प्लस में होता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह यहाँ क्या है देखिए रूट 3 है तो क्या कर देंगे रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है बी की जगह क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1.6 को ऐसे रखेंगे, 1.6 को ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे रूट 3 प्लस 1 जैसा था वैसे रख दिया। अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है रूट हट जाता है माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 3 माइनस 1 आ गया, कितना आ गया 3 माइनस 1, और 3 में जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा एच इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में है रूट 3 प्लस 1 जैसा था वैसे रख दिया, अपॉन नीचे क्या बचा 2 बचा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए मैं यहाँ पे आंसर रेड मार्कर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8 ब्रैकेट में क्या बचा रूट 3 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा मीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बस कुछ नहीं है इसमें रेशनलाइजेशन करना था, बाकी बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इसको रेस करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर है, ये हमने कर दिया 50 मीटर। इस तरह के क्वेश्चनों में बस फिगर आपने बना लिया तो 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस उसके बाद कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है एक टावर है इसकी हाइट 50 मीटर है, ठीक है ना, और एक बिल्डिंग है, ये हमने बना ली बिल्डिंग, हमने इसको ज्वाइन कर दिया ग्राउंड में, ये बिल्डिंग बना ली, एक बिल्डिंग है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। ये टावर है, टावर का फुट हो गया, ये टावर हो गया, यहां लिख देते हैं, ज्यादा हो तो लिख दिए टावर, ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपकी, ये टावर है, लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ जाए ताकि आपको, तो ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के जो फुट से, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का वो कितना है 30 डिग्री है, ये मैंने बना दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर,
टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिल्डिंग के फुट से वो कितना है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल, ये कितना है 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, तो ये हमने 60 डिग्री कर दिया। ठीक है, आगे बस फिर कह रहा है टावर की हाइट 50 मीटर है, ये हमने दे दी इसकी हाइट, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना ये वाली, हमने मान लिया कितनी है, कितनी मान ली h मान ली, बिल्डिंग की हाइट कितनी मान ली h मीटर है, ये h है, और इसको हमने मान लिया x, क्योंकि ये हमको सॉल्व करना है इसलिए हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमने इसको h माना तो लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर, हमने बिल्डिंग की हाइट कितनी मान ली h मीटर मान ली, ये मैंने लिख दिया h मीटर। और मान लेते हैं इसको, इसका नाम दे दीजिए a, यहां से दे दीजिए a b c d, और हमने मान लिया ये जो है ना हमारे पास सी डी बी सी डिस्टेंस, जो बी सी डिस्टेंस मान लिया लेट बी सी इज इक्वल टू कितना मान लिया x मीटर। इसकी हमको फाइंड नहीं करना, लेकिन इसको हमको सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए मैं x मान लिया, ये कर लिया, इतना कर लिया। आप क्या करेंगे, पहले छोटे ट्रायंगल में ले लिया करिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ले लीजिए। इस वाले में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CBD या DBC, इन ट्रायंगल DBC क्या लगा देंगे, मैंने बताया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। जब भी कभी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए हो तो क्या लगाते हैं, tan लगा दीजिए tan। तो क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा h अपॉन x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ये है, यानी कि h अपॉन बेस क्या है x, h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x हो जाएगा। मैंने आपको बताया इसमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं, जो फाइंड करना हो उसकी वैल्यू मत निकालिए, उसकी अपोजिट वैल्यू x की वैल्यू निकालिए। दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की निकालेंगे, फिर इक्वल कर देंगे तो अपने आप हमको h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या, इसकी वैल्यू निकालेंगे, h की नहीं निकालेंगे, इससे किसकी निकालेंगे, x की। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, h√3। इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACB देखिए, इन ट्राइंगल ACB में क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस है तो क्या लगाएंगे, tan लगा दिए। tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा 50 अपॉन x, 50 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 50 अपॉन x, नीचे क्या बेस क्या x है, परपेंडिकुलर ये था, बेस पूरा x था, ये रख दिया हमने। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 50 अपॉन x। ये देखिए, कोई डाउट है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 50 अपॉन √3 हो जाएगा। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहां से भी x की वैल्यू निकाल ली, वहां से भी x की निकाल ली, दोनों को इक्वल कर देंगे, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन बस एक ही कॉन्सेप्ट चला रहे हैं पूरे में, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में यही करेंगे, पहले से भी एक वैल्यू की निकालेंगे, दूसरे से भी उसी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों के इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर, बस बाकी तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या यहाँ से क्या आया h√3 है, तो यहाँ से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन लिख दिए पहले फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से क्या है h√3 है, लिख दीजिए h√3 इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू h√3 था, ये रख दिया वैल्यू, यहाँ से कितनी थी 50 अपॉन √3 था। ठीक है ना, √3 को नीचे भेज दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 50 अपॉन √3 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा, √3 मिलकर 3 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब देखिए 50 अपॉन √3 आ गया, तो इसको क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखते हैं, डिवाइड कर दिए 50 से, 3 1 जा 3, या इधर लिख दीजिए, ऊपर लिखना हो तो ऊपर लिख दीजिए, 3 1 जा 3,
तो कितना आया, 2 बचा, 0 उतार लिया, 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, कितना बचा, 2 बचा। तो अब देखिए ये जितना आता है उसको हम लोग सबसे आगे लिखते हैं, देखिए डिसिम्प्लाइज करके लगाते हैं, डिसिम्प्लाइज h इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा 16, और जो कितना बचता है, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो जिसे डिवाइड करना होता है उसको नीचे रख देते हैं। ये कितने, ये हमारा आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और हमको इसको लिख देंगे मीटर। ठीक है ना, रिमाइंडर डिवाइजर रख दिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो क्या था 16 2/√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। पहले से भी एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरे से भी एक्स की वैल्यू निकाली है, दोनों के इक्वल करिए, सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक है, अब मैं इसको रेज करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है, उसके दोनों तरफ क्या खड़े हैं, इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, आगे रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड, जो कि रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी मतलब। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले का जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है, और दूसरे वाले का कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने मान लिया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट फाइंड करना पता नहीं, क्योंकि इक्वल हाइट के हैं, तो मान लीजिए हमने मान लिया इसकी h हाइट है, h मीटर हाइट है पोल की। जब ये h मीटर तो ये भी h मीटर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, h मीटर। मीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वहीं लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे h बस लिख रहे हैं, यहाँ पे h मीटर इसकी हाइट होगी, h मीटर इसकी हाइट हो गई। अब हमने मान लीजिए जो पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट P है, पॉइंट कौन सा, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसका O नाम दे दीजिए, पॉइंट का O नाम दे दीजिए। पॉइंट O जो है वो मान लीजिए यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, x डिस्टेंस पे है, कितना है, x डिस्टेंस पे। ये कितना हो गया यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो ये पूरी 80 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, देखिए ये पूरी 80 थी, हमने मान लिया ये जो पहला पॉइंट है वो पहले पोल से x मीटर डिस्टेंस पे है, तो दूसरा वाला कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए फाइंड करते हैं। तो पहले इसका नाम दे दीजिए A B O, इसको O दे चुके हैं, ये C और ये D। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB में, तो पहले तो हमने जो माना है उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे, let the height of the both pole, let the height of both poles be h मीटर, h मीटर। ठीक है ना, and the distance of पॉइंट O पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट पोल, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पोल, ये कौन सा पोल है, फर्स्ट पोल, और ये सेकंड पोल। ठीक है, इसको फर्स्ट पोल, उसको सेकंड पोल मान लिया। फ्रॉम द फर्स्ट पोल से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर। ठीक है, इसकी हमने इधर डिस्टेंस मान लिया x मीटर, बस आप कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया, इसको मान लिया, ये दोनों की जो हाइट है h मान लिया है, इसको मान लिया जो डिस्टेंस है पहले पॉइंट की, जो O पॉइंट से जो पहले पोल की जो डिस्टेंस है वो x मान लिया है, x मीटर है। अब सॉल्व करते हैं, क्या लगाएंगे, इस ट्राइंगल में AOB में लगा दीजिए, इन ट्राइंगल AOB में क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस में किस में रिलेशन होता है, 10 में, लगा दिए 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन x, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर h है और अपॉन x हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x।
अब मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू पूछ रहा हो उसकी मत निकालिए करिए, उसकी दूसरी वाली वैल्यू निकाल के दोनों इक्वेशन निकालिए, इक्वल कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या है, अब देखिए इधर इस केस में दोनों वैल्यू फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है और एक्स भी फाइंड करना है। तो आप क्या करें, तो आप कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी एक निकालिए, दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए। तो हम लोग दोनों इक्वेशन से किसकी निकालेंगे, एक्स की। चलिए तो यहाँ से एक्स की निकालते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, यहाँ से एक्स निकालिए, दूसरे वाले से भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जगह नहीं इसलिए यहीं पे कर देता हूँ मैं अब, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DOC में, चलिए इन ट्राइंगल DOC लगा लीजिए tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्योंकि इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस कितनी है, h 80 माइनस एक्स है, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स को इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, h रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, h रूट 3 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 80 माइनस h रूट 3 इज इक्वल टू x को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो इक्वल टू x हो गया। डिसिम्प्लाइज करके इसको सीधा कर देंगे, डिसिम्प्लाइज सीधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस h रूट 3। x इक्वल टू कितना होगा, इसको सीधा कर दिया बस, 80 माइनस h रूट 3। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, आप दोनों से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से भी x की वैल्यू, यहाँ से भी x की, दोनों वैल्यू ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ मैं लाइन खींच ले रहा हूँ, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले इक्वेशन से क्या था, h अपॉन रूट 3 थी, ले लिया, पहले से h अपॉन रूट 3 वैल्यू थी पहले वाले इक्वेशन की, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या है, 80 माइनस h रूट 3 है, ले लीजिए इससे 80 माइनस h रूट 3, ठीक है। पहले से जो वैल्यू थी, पहले से वैल्यू h अपॉन रूट 3 थी, ले लिया हमने, दूसरे से 80 माइनस h रूट 3 थी, ये भी ली, दोनों के इक्वल कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब h की वैल्यू फाइंड करना, तो h को एक तरफ लाएंगे, तो ये वाले h को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट 3, ये माइनस का h है, इस तरफ आके h रूट 3 माइनस का, इस तरफ आके प्लस किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस h रूट 3 इज इक्वल टू 80। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, रूट 3 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो रूट 3 से रूट 3 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, h, ये आ गया h, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3 में तो रूट 3 आएगा, और रूट 3 के मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, इस रूट 3 से कितना आ जाएगा, रूट 3 मिलकर 3 हो जाएगा, इस रूट 3 के मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3h इक्वल टू 80, ठीक है ना। अब रूट 3 को उधर भेज दो 80 के पास, तो ये h प्लस 3h कितना हो जाएगा, 4h, h प्लस 3h कितना हो गया, 4h, और इक्वल टू में क्या हो गया, 80 रूट 3 को उधर भेज दिया तो 80 रूट 3 हो गया। अब h की वैल्यू निकालना तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 रूट 3 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो h इक्वल टू कितना हो गया, 20 रूट 3, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, 1.732, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे हम बात है 34.64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 34.64 मीटर। जीरो चाहे हटा दीजिए, जीरो की जरूरत नहीं है, जीरो चाहे लगा दीजिए चाहे नहीं लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 34.64 मीटर आ जाएगा आपका हाइट आ गई। हाइट ऑफ द पोल कितने, 34.4 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, एक्स भी निकालना था, तो एक्स निकालने के लिए एच की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एक्स निकालने के लिए एच की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखिए एक्स इक्वल टू कितना था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट में एच की वैल्यू रख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एक्स इक्वल टू क्या था, एच अपॉन रूट 3 था, ठीक है ना। एच की वैल्यू रूट 3 वाली वैल्यू ले लो, एच की रूट 3 वाली वैल्यू वहां पे रखना है। तो रूट 3 वाली वैल्यू कितनी है, 20 रूट 3 है ना, तो रख दो यहाँ पे
x इक्वल टू, यहाँ लिख दो सिंस h इक्वल टू 20√3, क्योंकि हमको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा इसलिए h की 20√3 वाली वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो h इक्वल टू 20√3 रख दो यहाँ पे, तो 20√3 अपॉन में √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 20। अब समझ में आ गया। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर, लिख दो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर। पहले से 20 मीटर है तो दूसरे से क्या 80 माइनस एक्स है, एंड सेकेंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल से कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20, पहले से 20 है, यहाँ पे 20 है तो 80 माइनस 20 यानी कि 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। मतलब पहले पोल से 20 मीटर दूर है, दूसरे पोल से 60 मीटर दूर है, ठीक है ना। और नीचे हाइट तो हमने निकाली दी है, और हाइट देयरफॉर, और क्या है हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितनी है 34.64 मीटर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। हमने लिख दिया, बस में कुछ नहीं किया, इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम फर्स्ट पोल से हमने निकाली, कितना निकला 20 निकली ना। x कितनी था, x कितना था यहाँ पे, x कितना था 20 निकला x की वैल्यू, तो हमने लिख दिया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम फर्स्ट पोल से 20 मीटर का कर दी। अब देखिए फर्स्ट पोल से 20 मीटर कर दी, तो सेकंड से सीधी सी बात है 60 मीटर होगा, क्योंकि इसमें 80 में माइनस कर देंगे, 80 में 20 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 मीटर कर दिया। हाइट हमने पहले निकाल दी, तो यहाँ पे हाइट भी लिख दी है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार आप लोग लगाएंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।